जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया, जानदार, शानदार, लाजवाब पढ़ाई चल रही है। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है। फटाफट तेजी से शुरू करते हैं। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक हम लोगों का क्या था, फटाफट देखें। पिछली क्लास में जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों का चल रहा था क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं कहां तक, तो अमेरिका की क्रांति, पुनर्जागरण काल पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। अमेरिका की क्रांति हम लोग को स्टार्ट करना, बोस्टन टी पार्टी की घटना हम लोग डिस्कस किए थे, तो उसको फिर से जीरो से स्टार्ट कर देते हैं ताकि फिर से समझ जाए। तो हाँ, जय हिंद सारे बच्चों को, सोयाल जी सभी को जय हिंद प्यारे बच्चे। तो शुरू करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग अमेरिका की क्रांति, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का शेष भाग हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि अमेरिका के जो मूल निवासी थे, मतलब वहां के रहने वाले प्रॉपर थे, रेसिडेंस जो अमेरिका का था, उनके लिए एक शब्द प्रयोग होता है रेड इंडियन। क्या प्रयोग करते हैं, रेड इंडियन उनके लिए कहते हैं। मतलब अमेरिका के जो लोग हैं उनको रेड इंडियन कहते हैं। अगर आप अमेरिका में कहोगे तो अमेरिकन है ही नहीं मूल रूप से, ठीक है। रेड इंडियन बहुत ही कम बचे हैं, लगभग बहुत ही कम, ऐसे कर लीजिए। बाकी बाहरी लोग माइग्रेट करके गए हैं। हाँ, जय हिंद सभी को, जय हिंद आदित्य जी, शिवांगी जी, नवीन जी, सृष्टि, सभी को जय हिंद, श्रेया, करण, सभी को जय हिंद प्यारे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं। तो रेड इंडियन कहते हैं। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसने रखा था, तो मैंने आपको बताया था जेम्स फर्स्ट, जो ब्रिटेन के सम्राट थे, ये ब्रिटिश किंग थे जेम्स फर्स्ट। आप सभी को पता होगा, अगर याद होगा, कि जेम्स प्रथम ने ही भारत में एम्बेसडर भेजा था, किसको, कैप्टन हॉकिंस को। ये कौन थे, किंग ऑफ ब्रिटेन, किंग ऑफ ब्रिटेन। अब यहां पर मुकाबला किससे था, मुकाबला इससे था कि जो अन्य सारे लोग थे, अदर कम्युनिटी के लोग थे, वो सारे कम्युनिटी के लोग आकर के कहां पर, इंडिया में, मतलब अमेरिका में रह चुके थे। सारे जितने भी आउटसाइडर्स थे, वो सभी लोग आकर के अमेरिका में रहने लगे थे। और अमेरिका में रहते 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 वो अमेरिका का सिटीजनशिप प्राप्त कर चुके थे, इस तरह से कह लीजिए, ठीक, नागरिकता ले चुके थे कह लीजिए। तो उन्होंने अब दो तरीके की विचारधारा होगी, दो तरीके का, मतलब वहां पर अगर हम बात कर लें, दो तरीके की विचारधारा। तो एक हो गए ब्रिटिश और दूसरे हो गए कौन, अमेरिकन्स। दूसरे हो गए कौन, अमेरिकन। अब अमेरिकन में मूल अमेरिकन नहीं थे। अब सिंपल सा लॉजिक आप सभी को पता है कि अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं अमेरिका वालों का शोषण करना फिर से शुरू किया, इसमें अमेरिका वाले भी थे, ठीक। तो ये दोनों युद्ध आप देखेंगे तो इसे कहते हैं कौन सी घटना, बोस्टन की चाय पार्टी, यानी कौन सी घटना, तो बोस्टन टी पार्टी की घटना, ठीक है। कौन सी घटना, बोस्टन टी पार्टी की घटना कहते हैं इसे, बोस्टन टी पार्टी की घटना। यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण आप कह लीजिए। यह कब होता है, 16 दिसंबर 1773 को। 16 दिसंबर 1773 को क्या होता है कि अमेरिका में चाय पर टैक्स लगा दिया गया, अमेरिका में चाय पर टैक्स लगा दिया गया, अमेरिका में और किस पे कर लगा दिया गया, अमेरिका में समाचार पत्रों पे टैक्स लगा दिया गया। तो उसके कारण से सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में, इसी के नेतृत्व में चाय उठाकर, चाय को, जो चाय थी, चाय का मतलब हो गया चाय की, जो चाय की पत्तियां होती हैं वही चाय के बोरों को, चाय को समुद्र में फेंका जाने लगा, समुद्र में फेंक दिया गया। और यही घटना कहलाती है क्या, बोस्टन टी पार्टी की घटना। कौन सी घटना कहलाती है, तो बोस्टन टी पार्टी की घटना, ठीक है। कौन सी घटना कहलाएगी, बोस्टन टी पार्टी की घटना। और इसका नायक कौन था, सैमुअल एडम्स। कौन हो जाएगा, सैमुअल एडम्स इसका नायक माना जाएगा, ठीक है। तो 16 दिसंबर 1773 को यह घटना होती है, ठीक। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक, हाँ नहीं, बाद में बनाना, नोट साथ में नहीं बनाना श्रेया, ठीक है। हाँ, सीन नहीं बनाना, आपको बता चुका हूं। स्टैंप एक्ट, ये सब कुछ है की वजह से, ठीक है। तो जॉर्ज वॉशिंगटन बनते हैं। और अमेरिका में प्रजातंत्र की स्थापना कहां पर, सर्वप्रथम अमेरिका में ही प्रजातंत्र की स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक। गौरव बात कर लेंगे उस पर, पहले पढ़ लो अभी। गणतंत्र, फर्स्ट एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी कहां पर, तो अमेरिका में। अमेरिका में पहली बार गणतंत्र की स्थापना होती है, ठीक है।
कहां पर अमेरिका में स्थापना होती है? मदर ऑफ मॉडर्न रिपब्लिक, मदर ऑफ मॉडर्न रिपब्लिक कहां पर पाया जाता है? अमेरिका में, अमेरिका में पाया जाता है मदर ऑफ मॉडर्न रिपब्लिक। ठीक है, और बात कर लेते हैं मदर ऑफ, ये सारी बातें हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की जब हम बात करते हैं तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिलती है अमेरिका। मतलब अमेरिका जब स्वतंत्र हो जाता है कब? 4 जुलाई 1776 को। ठीक है, यहां तक हो गया था ना। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं कहां पर मिलता है? तो अमेरिका में। ठीक, सभी का यहां तक क्लियर है? कल दिखाया था माइकल एंजेलो और तमाम सारी बातें दिखाई थी। सभी बच्चे बताएं फटाफट तेजी से, यहां तक क्लियर है सभी का? बता दिया था सभी बच्चे, बताएं, ये बता दिया था ना? नोटेड? चलिए, यस सर, यस सर, यस सर, आगे चलते हैं। अमेरिका मतलब फुल इंडिपेंडेंट की बात कर लेते हैं। 4 जुलाई 1776 को कब हो जाएगा? 4 जुलाई 1776 को। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका मिलता है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। कब? तो 1789 में। ठीक है, 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका का मिलता है क्या? लिखित संविधान। 1781 में उपनिवेशी सेना के सामने किसने आत्मसमर्पण कर दिया था? जो सेना थी, मतलब जो अंग्रेजों की कह लीजिए सेना थी पूरी तरीके से। ठीक, ऐसे कह लीजिए पूरी की पूरी अमेरिकन जो सेना थी, पूरी अमेरिकन जो सेना होती है कुल मिलाकर के, कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं फर्स्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड किसका? यूएसए का माना जाता है 1789 का। 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को क्या कहते हैं? फटाफट तेजी से बताएं, कॉर्नवालिस क्या कहलाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या कहलाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या कहलाता है? फादर ऑफ क्या कहलाता है? फटाफट बताएं सारे बच्चे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, बहुत बढ़िया आंसर सभी की। इसे कहते हैं क्या? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज जो भारत में कहते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। और देखो ये क्या करता है, ये यहां पर आत्मसमर्पण कर देता है। यहां पर क्या कर देता है? आत्मसमर्पण कर देता है और इसमें हार जाता है। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध कब होता है? 1783 में। पेरिस की संधि से क्या हो जाता है? युद्ध की समाप्ति होती है। तो पेरिस की संधि से युद्ध की समाप्ति होती है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। आप सभी पॉलिटी पढ़ते ही होंगे, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 में, बड़े प्यार से ट्रीटी ऑफ पेरिस पढ़ते होंगे, अमेरिका की क्रांति, मतलब ये फंडामेंटल राइट आप पढ़ते ही होंगे। और बड़े बड़े शब्दों में कहा गया कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, बड़े बड़े शब्दों में पढ़ते हो कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से। अमेरिका में दासों के आयात को क्या कर लिया गया? इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। और दासों का आयात को बात करोगे अवैध घोषित कर दिया गया 1808 में।
ठीक, 1808 में क्या होगा, अवैध डिक्लेयर कर दिया गया। अब्राहम लिंकन की अगर बात करोगे, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब हुए थे, 1860 में। मतलब दासों के व्यापार का आयात को अवैध घोषित कर दिया गया 1808 में कि दास अब नहीं खरीदे जाएंगे, ठीक है, तो अवैध घोषित कर दिया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब होते हैं, 1860 में अब्राहम लिंकन होते हैं, ठीक, 1860 में राष्ट्रपति घोषित होते हैं। अमेरिका में गृह युद्ध की बात कर लेते हैं, तो शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में कहां से होती है, दक्षिणी कैरोलिना राज्य से, साउदर कैरोलिना, ठीक है। दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच अगर बात कर लेंगे, किसके किसके बीच में हुआ अमेरिका में गृहवाद, हाँ, अगर किसके किसके बीच में हुआ तो ध्यान रखिएगा नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ठीक, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच, किसके किसके बीच होगी, नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट के बीच में होगा, ठीक है। दक्षिणी राज दासता के समर्थक थे और उत्तरी राज कहते हैं कि नहीं भाई वो दासता के विरोधी थे। तो दक्षिण के राज मतलब सर अमेरिका की अगर बात करोगे तो अमेरिका में दो इस तरह से भाग बांट लीजिए, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया क्या साउथ। तो अमेरिका में सबसे ज्यादा बात करोगे तो साउथ में क्या थे, तो स्लेव लोग बहुत बड़े पैमाने पर थे, स्लेवरी यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर। तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, ठीक, उत्तरी अमेरिका उनके विरोधी थे, ये नहीं चाहते थे स्लेव, मतलब स्लेव नहीं चाहते थे, ये दासता से मुक्त नहीं करना चाहते थे, ठीक। तो दासता से तो 12 अप्रैल 1861 में अमेरिका में गृह वॉर शुरू हो जाता है, अमेरिका में गृह वॉर शुरू हो जाता है, ठीक है। अमेरिका में गृह वॉर क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। सैमुअल एडम्स का मैं आपको एक बार फिगर दिखा देता हूँ, बड़ा प्यारा सा चित्र है, बोस्टन टी पार्टी वाला, यह सैमुअल एडम्स बोस्टन टी पार्टी का नायक माना जाता है, सैमुअल एडम्स, ठीक है, ये माना जाता है कौन, सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स, ठीक, ये बोस्टन टी पार्टी वाले हैं सैमुअल एडम्स। जॉर्ज वॉशिंगटन का अगर चित्र देखना चाहते हो तो उनकी भी हम लगा दे रहे हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन, ये कौन हो जाते हैं, वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन हो जाते हैं, ठीक, जॉर्ज वॉशिंगटन हो जाते हैं आपके अमेरिका के जो नायक माने जाते हैं, ठीक है। तो गृह युद्ध की बातें कर रहे थे हम लोग। तो 12 अप्रैल 1861 में गृह युद्ध आपस में लड़ गए, आपस में लड़ने लगते हैं, ध्यान रखिएगा, तो आपस में लड़ने लगते हैं, ठीक, आपस में लड़ने लगते हैं, ध्यान रखिएगा। और युद्ध का परिणाम क्या निकला, तो युद्ध का रिजल्ट क्या निकलता है, 1861 में 1863 में 1 जनवरी 1863 में क्या हो जाता है, ये युद्ध खत्म हो जाता है और दास प्रथा का अंत करते हैं कौन, अब्राहम लिंकन। ध्यान रखिएगा किसने किया था, अब्राहम लिंकन के द्वारा। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछा जाता है, और क्या है, प्रजातंत्र किसका होना चाहिए, अब्राहम लिंकन द्वारा कहा जाता है, जो परिभाषा प्रजातंत्र का दिया गया कि प्रजातंत्र किसका, जनता का होना चाहिए, किसके लिए, जनता के द्वारा रूल करना चाहिए और जनता के लिए शासन। तो प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें होती है यहाँ पर, ठीक है। तो सारी की सारी बातें, यांडबू की संधि सब दे दिया गवर्नर जनरल वायसराय वाले टॉपिक में, वहां से दुख लेना कब हुई यांडबू की संधि, ठीक है। अभी फिलहाल पढ़ाई में ध्यान दे दो, और इस तरह के जो भी सवाल हो आप लोग लास्ट का 10 मिनट आपके लिए रहता है, उसमें आप जरूर पूछ लें, ठीक है। चलिए, प्रजातंत्र किसके द्वारा, तो अब्राहम लिंकन के द्वारा। प्रजातंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, शासन के लिए, इस तरह की बातें आप यहां पर देख सकते हो, ठीक। अब्राहम लिंकन की हत्या, ये बार बार पूछा जाता है अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या हो जाती है, तो अब्राहम लिंकन वाला, मतलब कई सारे मिलेंगे। तो अब्राहम लिंकन की हत्या कौन करता है, जॉन विकलिस यूथ के द्वारा कर दी गई थी 4 मार्च 1865 को। और कहा जाता है कि दासता के प्रति इनका जो झुकाव था, कई सारे विचार आते हैं, इसलिए कर दिया गया था। अब्राहम लिंकन के द्वारा, अब्राहम लिंकन को जॉन
विल्किंसन बूथ के द्वारा 4 मार्च 1865 में मार दिया गया। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब होती है? तो 26 मई 1865 को। कब होगी? 26 मई 1865 को होती है अमेरिकन गृह युद्ध की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए। अमेरिका फेलोशिप सोसाइटी, अमेरिका फेलोशिप सोसाइटी किसके द्वारा बनाया जाता है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। अब आते हैं आपके एग्जाम में क्या क्या सवाल रहते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका में ये कहाँ का नारा था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो अमेरिका का। मौलिक अधिकारों का शुरुआत किसने किया था? फ्रेंच। ये मैंने आपको बताया, यहां से सवाल नहीं रहते श्रेया, आपको इतना परेशान नहीं होना है। बता दिया हमने कि इससे 0 सवाल रहते हैं, 1 सवाल रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 साल। पिछले 2 सालों से कुछ नहीं आ रहे हैं। ठीक, पिछले सालों से कुछ नहीं आ रहा है, एक भी वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल नहीं आ रहा है। ठीक, तो आपको यहाँ पर मेहनत नहीं करना है। ठीक, और दूसरा बात कर लेते, बोस्टन टी पार्टी का नायक कौन था? ठीक, किसकी हत्या की गई थी? तो इब्राहिम लिंकन की। किसने किया था? जॉन विकलिक्स ने। किसने किसने किया था? सब कुछ बातें हो जाती हैं। ठीक, भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है? जॉर्ज वॉशिंगटन कौन थे? अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इस तरह से नॉर्मल सीधे सीधे सवाल रहते हैं। इसके बाद आते हैं फ्रांस की क्रांति पर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या होता है? फ्रांस की राज क्रांति का नारा क्या था? समानता, स्वतंत्रता और क्या? बंधुत्व। मतलब समानता, स्वतंत्रता और क्या? बंधुत्व। स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था? इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब फ्रांस की क्रांति जो स्टार्ट ही होती है वो किस चीज को लेकर के? समानता को लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर के, बंधुत्व को लेकर के फ्रांस की क्रांति स्टार्ट होती है। ठीक, फ्रांस का जो एक शासक था लुई 14वां, लुई 14। इसके समय फ्रांस सबसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचता है। ठीक, फ्रांस सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट पे पहुंचता है किसके समय में? लुई 14वें के शासनकाल में। लुई 14वां क्या कहता है कि मैं ही राज्य हूं। लुई 14वां ने बरसाए के वो कहता है कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। वो कहता है राज्य कुछ और नहीं, मैं ही कानून हूं। मतलब वो अपने आप को सर्वोपरि कहता था। लुई 14वें के समय आपका लुई 13, लुई 14, ये सब ऐसे थे, पावरफुल थे। लुई 13वां, लुई 14वां, ये सब ठीक थे। इनके समय फ्रांस अपने क्लाइमैक्स में पहुंच चुका था। कहने का मतलब शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से ये माने जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स में से ये सब माने जाते हैं। लुई 14वें का कथन था मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही क्या है? कानून है। ठीक है, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स आर द लॉ। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही क्या है? कानून माने जाते हैं। मेरे शब्द ही क्या माने जाते हैं? कानून माने जाते हैं। वर्साय के शीश महल का निर्माण किसके समय हुआ था? लुई 14वें ने करवाया था। किसने करवाया था? लुई 14वें ने करवाया था। वर्साय के शीश महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रांस। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वें ने बनवाया था। लुई 14वें ने बनवाया था। ठीक, तो लुई 14वें के समय वर्साय के अगर बात करोगे लुई 14वें के समय बनी थी। लुई 16वां की बात कर लेते हैं। लुई 16वां गद्दी पर कब बैठता? तो 1774 में। लुई 16वां। लुई 14वां अगर पूछा जाए गोल्डन एज किसके टाइम को कहते हैं? तो लुई 16वें के कार्यकाल को कहते हैं। ठीक है, गोल्डन एज किसके टाइम को कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा लुई 14 में। सर वर्ल्ड हिस्ट्री क्या कर सकते हैं? अनूप जी क्या पूछना चाहते हैं? पूछें फिर से एक बार, फिर से पूछें, जल्दी से पूछें। जल्दी से पूछें। कब तक चलेगा? इस हफ्ते में खत्म हो जाएगा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक, और बताइए। स्किप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, एक ही शब्दों में कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक, और कोई सवाल किसी का?
ठीक, अच्छा हर क्लास में बतानी पड़ती है क्या क्या करना क्या नहीं करना है? ठीक, चलिए वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पीपीटी से ही पढ़ना है, सारे बच्चे जान लीजिए, मिल जाएगा, इसको आराम से नोट कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इसको लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं तो इसको पढ़ लो, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक, आरओ का पेपर लीक हो गया, आरओ से क्या ही मतलब है, बता चुका हूं कितनी बार, तो पीपीटी क्या यही चीज लिखेंगे, लुई 16वां हाथ से, तो क्या बदल जाएगा लुई 16वां? अगर इसको हाथ से लिख देंगे तो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना, नाम तो वही रहेगा। इसमें जो चीज ज्यादा काम का नहीं होता उसको तो बार बार एक ही चीज रिपीट करना पड़ता है कि भाई जो चीज ज्यादा काम का नहीं है उसको आपको इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। हाथ से लिख देंगे तो लुई 16वां की जगह लुई 18वां लिखा जाएगा, ऐसा हो सकता है 16वां की जगह 17वां लिखा जाए। ठीक, सभी को क्लियर है, फिर से समझाना पड़ेगा? अभी क्लियर है? अब बात कर लेते हैं 1674 में क्या होता है। तो लुई 16वां, इनकी पत्नी थी मेरी अंतवानेत। मेरी अंतवानेत कहाँ की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी। ठीक है बेटा श्रेया, कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था? सामंती व्यवस्था, यानी फ्यूडल सिस्टम, सामंती व्यवस्था। और कारण क्या था? चर्च। और क्या था? एरिस्टोक्रेटी, मतलब अभिजात वर्ग। ये लोग मिल करके, सामंती व्यवस्था, चर्च, अभिजात वर्ग, ये सभी लोग मिल करके एक कर होता था टैले कर। टैले प्रकार का कर होता, तो लोगों का शोषण करते थे। लोगों का क्या करते थे? शोषण करते थे। ठीक है, शब्दों पर ध्यान दो। ठीक, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। हाँ ऐसे पढ़ो यार, स्मार्ट बच्चे की तरह। कब तक वो जमाने में चलते रहोगे? हर दो तरह के बच्चे होते, थोड़ा स्मार्ट बनो। जब तक स्मार्ट नहीं बनोगे, डिफेंस में जाने वाले देश की बागडोर संभालोगे, और स्मार्ट नहीं बनोगे वही पुरानी राइफल लेकर के कब तक काम चलेगा? स्मार्ट बनो, डिफेंस के बच्चे हो। जब तक स्मार्ट नहीं बनोगे तब तक कैसे काम चलेगा? एसएसबी में पहले ही बाहर हो जाओगे, फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाओगे, उसके बाद में तो राधे राधे करते रहो। तो कहने का मतलब स्मार्टनेस होनी चाहिए, तुरंत कैप्चर। जैसे देखो बताते पूरा नवीन, देखो फर्स्ट क्लास कुंती हो गई, केजे से जो विद इन सेकंड कैप्चर करो, वो होती कैप्चरिंग पावर की। जो समझाया जाए उसको कैप्चर करो। सेना में जाओगे, बड़ी पोस्ट पे जब आप पहुंचोगे, जो आपके अधिकारी इंफॉर्मेशन देते कि यहाँ पे लड़ने जाना है, सैनिक यहाँ ऐसे भेजना, ये रणनीति अपनानी है, यहां से ये लोग घुस सकते हैं, तो वो सब प्लानिंग बनती है। फ्रांस की राज्य क्रांति, टैले प्रकार का कर। फ्रांस में 3 तरह की व्यवस्था थी, चर्च होते थे, ये सब होते थे, मतलब शोषण करते थे, कुल मिलाकर के शोषण करते थे। ठीक है, और फ्रांस की राज्य क्रांति कब होती है? 1789 में। किसके कार्यकाल में? लुई 16वें के कार्यकाल में। 1789 में लुई 16वें के कार्यकाल में होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को क्या होता है कि फ्रांस की जो क्रांति होती है, क्रांतिकारियों ने क्या किया? बास्तील का जो प्लेस है, बास्तील के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त करा लिया। जो बंदी बनाए गए थे लंबे समय तक, तो उस बंदी को मुक्त करा लिया गया। वो बंदी कौन लोग थे? तो बंदी वो लोग थे जो चर्च का विरोध कर रहे थे, जो राजा का विरोध कर रहे थे। उन सबको उठा करके क्या कर लिया जाता था? फ्रांस के सम्राट लुई 16वें द्वारा बंद करा दिया जाता था। तो जब बंद करा दिया जाता था, उन सबको कहां रखा गया था? बस्तील के कारागृह में। तो सभी विद्रोहियों ने विद्रोह करके बस्तील के कारागृह को क्या कर लिया? बंदियों से मुक्त करा लिया। और जिस डेट को मुक्त कराए वो डेट क्या था? 14 जुलाई। तो 14 जुलाई को इसीलिए फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई को इसलिए कहते हैं कि फ्रांस कब आजाद हुआ? 14 जुलाई को। 14 जुलाई 1789 को गेट तोड़ते हैं और पूरी तरह से इसे नेशनल डे के रूप में मनाते हैं। यहां तक क्लियर सभी का? एक बार बता दीजिए सभी लोग। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत का नारा क्या था? इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, मतलब समानता, बंधुत्वचारा और क्या? भाईवाद। ये इनका नारा था लुई 16वें का। मतलब इनका नारा क्या था? फिर से देख लीजिए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये इनका नारा था। दूसरा बात कर लेते, लुई 14वें कहता मैं ही राज्य हूं, आई एम स्टेट, एंड
माई वर्ड आर द लॉ, मेरे द्वारा जो कहा गया वही क्या है, कानून है। जैसे कहते हैं ना, बाहुबली मूवी देखिए ना, माहिष्मती में क्या कहती है, ठीक क्या कहती है, मेरे शब्द ही कानून है, ये कहती है ना कि जो मैं कहूं वही कानून है, मेरे शब्द ही वचन है, ऐसे कुछ कहती है ना। बिल्कुल सेम वैसे कहता था कौन, लुई चौदहवां, सेम उसी तरह से कहता था लुई चौदहवां। ठीक, ध्यान रखिएगा कौन कहता था, लुई चौदहवां। लुई 16वें की बात कर लेते हैं। लुई 14वां जहां पावरफुल था, लुई 16वां वहीं पर क्या था, बेकार था, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, पहले नामक कर लागू किया 1789 में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग मानी जाती है 14 जुलाई 1789 में। राष्ट्र की समाधि किसे कहते हैं, वर्साय का भड़कीला राज दरबार जो होता है उसे राष्ट्र की समाधि कहते हैं। ठीक, चलिए आगे चलें। चलिए, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, वेरी गुड बच्चे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, स्टेटस जनरल, स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब होती है, तो 5 मई 1789 को स्टेट्स ऑफ जनरल की शुरुआत होती है। ठीक है, लुई 16वें को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। ठीक है, किसके आरोप में, तो राजद्रोह के आरोप में लुई 16वें को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। और इसकी कहानी क्या हो जाती है, खत्म। फ्रांस की क्रांति में योगदान किसका था, वोल्टेयर का, मॉन्टेस्क्यू का और किसका, रूसो का। इन सबकी फ्रांस की क्रांति में क्या माना जाता है, बेहतरीन योगदान माना जाता है। तो फ्रांस की क्रांति में इन सभी का योगदान माना जाता है। बहुत बढ़िया, किसका योगदान माना जाता है, ध्यान रखिएगा, इन सभी का योगदान माना जाता है किसमें, फ्रांस की क्रांति में। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति में इन सभी का योगदान माना जाता है। किसका, लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में, फिर से बता रहा हूं, लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में क्या कर दिया गया, तो इसे फांसी दे दी गई। ठीक, स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई गई थी। फ्रांस की क्रांति में योगदान वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। अब इनको हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, वोल्टेयर कौन था, मॉन्टेस्क्यू कौन था, रूसो कौन था। इसे कहते हैं कि रूसो ना होता तो क्रांति ना होती। कथन है कि रूसो ना होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। किसी भी क्रांति में चिंतक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जैसे आज के टाइम में आप देखोगे न्यूज एजेंसी जो होती है, आज तक, इंडिया टीवी, ये सब क्या करते हैं, क्रांति लाते हैं। किसी भी व्यक्ति को खराब बनाना हो, किसी भी व्यक्ति को अच्छा बनाना हो तो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर वाले काम करते हैं। दार्शनिकों का विचार बहुत मैटर करता है। अगर दार्शनिक सलाहकार कहते हैं, पहले समय पंडित जी लोग सलाहकार हुआ करते थे और जो सलाहकार होते थे बड़ा अच्छा सलाह देते थे। तो उसी तरह से यहां की बात कर लेते हैं फ्रांस की क्रांति में, तो वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, ये सब क्या होते थे, सलाहकार होते थे रिया। ठीक है बेटा, वोल्टेयर क्या कहता था, ये चर्च का विरोध करता, कहता था चर्च में जितना करप्शन है वो ठीक नहीं है, उसे हटाओ। तो चर्च को विरोध खूब बड़े पैमाने पर वोल्टेयर कहता था। वोल्टेयर का कथन था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, एक सिंह का शासन उत्तम है। वो कहता था कि जैसे अगेंस्ट चर्च रहता था, कहता था 100 चूहों की अपेक्षा, 100 चूहों का मतलब एक तरफ से चर्च वसूल रहा पैसे, एक तरफ से जो है क्या कहते हैं, एक जो है चर्च वसूल रहा है, सामंत वसूल रहा, अभिजात वर्ग, राजा अलग वसूल रहा है, मतलब पब्लिक से कई लोग कर वसूल रहे थे। और कुल मिला करके तो कहता था इन पब्लिक को खत्म करो, एक राजा बनाओ, वही सब कुछ करे, वही सबसे कर ले। ये बार बार जो है ना, तो वही कहता है 100 चूहों की अपेक्षा, ठीक, इट इज बेटर टू रूल 1 लायन देन ऑफ 100 रैट्स। 100 चूहों की अपेक्षा जरूरी है कि एक सिंह का शासन हो। तो ये किसका स्टेटमेंट था, तो एक वोल्टेयर का स्टेटमेंट था। वोल्टेयर ने क्या किया था, लेटर ऑन इंग्लिश की रचना की थी, लेटर ऑन इंग्लिश की रचना की थी। इसके बाद आते हैं रूसो। रूसो आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसकी किताब पूछी जाती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
क्या पूछी जाती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये किताब आपकी कई बार पूछी जा चुकी है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये किसका कहता है? प्रजा का तंत्र होना चाहिए। रूसो कहता है कि प्रजा का तंत्र होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कहता भाई प्रजा का तंत्र होना चाहिए, प्रजा का तंत्र होना बेहद जरूरी है। अगर प्रजा का रूल होगा तो ही काम चलेगा, प्रजा का रूल नहीं होगा ठीक। चलिए, तो रूसो का क्या था? प्रजातंत्र का समर्थक था, और इसकी रचना क्या थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसका वर्क क्या था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू की रचना क्या थी? कानून की आत्मा। मॉन्टेस्क्यू की रचना क्या मानी जाती? कानून की आत्मा, ठीक, कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ किसके द्वारा लिखा गया? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। तो यहां तक क्लियर है। दो नाम हमने आपको दिया, ध्यान रखिएगा। रूसो क्या कहता था? प्रजातंत्र का विरोध करता था। रूसो क्या कहता था? प्रजातंत्र। वोल्टेयर चर्च का विरोधी था और रूसो प्रजातंत्र की समर्थन करता था, ठीक। रूसो प्रजातंत्र की समर्थन करता था, ठीक है। चलिए, रिया एस सर, सोयाल एस सर, यंग इंडियन एस सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो रूसो, वोल्टेयर और दिदरो, रूसो, वोल्टेयर, इन सबको याद करना है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे माना जाता है? तो हर्डर को। ये सब आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। फादर ऑफ कल्चर नेशनलिज्म तो हर्डर माना जाता है। आप एक बात होती है कि डेसिमल सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट एंड वेट, ये किसकी देन है? तो फ्रांस की देन मानी जाती है, ठीक। हालांकि दशमलव पद्धति बहुत पहले से थी, लेकिन उनका कहना कि डेसिमल सिस्टम, भाई यूरोप वाले अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, तो उनके हिसाब से देखोगे तो फ्रांस की देन क्या थी? माप तौल का दशमलव पद्धति, इसे फ्रांस की देन मानी जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लोग नेपोलियन। नेपोलियन की बात कर लेते हैं। हु वाज नेपोलियन? तो नेपोलियन की अगर हम बात करते हैं, नेपोलियन यहां पे लिख दे रहे दोबारा, चूंकि वहां नीचे चला गया, ठीक। तो नेपोलियन कौन था? नेपोलियन कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट उसी को कहते हैं, नेपोलियन। इसका जन्म 15 अगस्त 1769 में, मतलब जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उसी दिन नेपोलियन पैदा होता है। कहां पर? अजासियो। अजासियो द कैपिटल ऑफ कोर्सिका आइलैंड, कोर्सिका आइलैंड की राजधानी है, वहीं पर पैदा होता है कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, द ग्रेट नेपोलियन। ठीक, तो ग्रेट नेपोलियन पार्ट कहते कि तो 15 अगस्त 1769 को हुआ था। इसके फादर का नाम क्या था? कार्ला, जो है कार्लो बोनापार्ट कहते थे, नेपोलियन बोनापार्ट, ग्रेट नेपोलियन। इसने एजुकेशन कहां लिया? जहां पर एजुकेशन लिया उन्हीं के विरोध में हो गया। कहां पर लिया था? तो ब्रिटेन के सैन्य अकेडमी में, द मिलिट्री एकेडमी ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के मिलिट्री एकेडमी में क्या करता है ये नेपोलियन? अपना एजुकेशन कंप्लीट करता है। अब एजुकेशन का मतलब हो गया सैन्य एजुकेशन की बातें कर लेते हैं। आधुनिक फ्रांस का निर्माता, ठीक है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन को माना जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे मानते हैं? नेपोलियन को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक फ्रांस का निर्माता है नेपोलियन। इज कंसीडर द क्रिएटर ऑफ द मॉडर्न फ्रांस। मॉडर्न फ्रांस का क्रिएटर किसे मानते हैं? नेपोलियन को। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। ये आपका पूछा गया था किसी एग्जाम में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड को बनियों का देश कौन कहता है? नेपोलियन कहता है, ठीक है। नेपोलियन ने ही बनियों का देश कहा था इंग्लैंड को, ध्यान रखिएगा, बनियों को देश, ठीक है। पॉइंट ध्यान रखना। नेपोलियन आधुनिक जो निर्माता माना जाता है फ्रांस का, वो नेपोलियन को कहते हैं। मेकर ऑफ मॉडर्न फ्रांस कौन कहलाता है? नेपोलियन कहलाता है, ठीक। तो नेपोलियन को कहते हैं। नेपोलियन को किसका देश कहते हैं? बनियों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? बनियों का देश कहा जाता है किसको? नेपोलियन को, ठीक। तो ये बताया जाता है। नेपोलियन की पत्नी जो थी उनका नाम था क्या? जोजोफाइन।
जोसेफाइन को इन्होंने क्या किया था, इसने तलाक दे दिया था और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जो है मोरिया लुइसा से शादी किया था। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, जब इनका सम्राट बनता है तो इसकी पत्नी जोसेफाइन जो थी उन्हें तलाक दे देता है, डिवोर्स देता है और मोरिया लुइस से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। ठीक, जोसेफाइन जो थी उन्हें तलाक दे देता है और मोरिया लुइस से क्या कर लेता है, शादी करता है। कौन? ये। शादी के बाद अगर बात करें, इसके लाइफ की बात कर लेते हैं। जो नेपोलियन करता क्या क्या है, तो नेपोलियन कुल मिलाकर के, नेपोलियन के अगेंस्ट कौन थे, तो ऑस्ट्रिया थे। नेपोलियन के अगेंस्ट कौन था, तो रूस हो जाता है। नेपोलियन के अगेंस्ट कौन हो जाता है, ब्रिटेन हो जाता है। कई लोग नेपोलियन के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो यहां पर अगर नेपोलियन की बात कर लेते हैं तो 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया। ठीक है, मतलब इटली का एकीकरण करवा दिया, ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया। 1799 में क्या होता है, फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन क्या कर देता है, इंद हो जाता है। और जब उसे खत्म करता है तो नेपोलियन क्या बन जाता है, काउंसलर बन जाता है। हाँ सर, ये 9 क्लास में वही पढ़ना है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 1799 में नेपोलियन बिकम द फर्स्ट काउंसलर, क्या बन जाता है, काउंसलर। फिर 1802 तक आते आते नेपोलियन कहता है कि जीवन भर के लिए, बिकम फॉर लाइफ, जीवन भर के लिए काउंसिल बन जाता है, कि जीवन भर के लिए काउंसिल बन जाता है। कौन? नेपोलियन, पूरे जीवन भर के लिए। 1804 में क्या बन जाता है, फ्रांस का सम्राट। मतलब धीरे धीरे करके नेपोलियन का लाइफ स्टार्ट होता है। ठीक, अब इसके बाद कहानी शुरू हो जाती है। ट्रफल्गर का युद्ध 21 अक्टूबर 1905 को होता है। इंग्लैंड और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में होता है। इंग्लैंड और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में होता है, ट्रफल्गर का युद्ध होता है। ठीक, और बात कर लेते हैं। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। कुछ फैक्ट है जो आपको याद करना, फिर नेपोलियन के और आगे चलेंगे। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया। नेपोलियन ने कानूनों को संग्रहित करने के लिए नेपोलियन कोड का तैयार किया। मतलब कई सारे काम, नेपोलियन कोड, बैंक ऑफ फ्रांस, ये सारे काम करता वहां पर। ठीक, और बातें कर लेते हैं। नेपोलियन प्रिपेयर्ड ए कलेक्शन ऑफ लॉ विच इज कॉल्ड नेपोलियन कोड। नेपोलियन के बीच एक युद्ध होता है, नील नदी का युद्ध। ध्यान रखिएगा, नील नदी के युद्ध में क्या होता है, अंग्रेजी जहाजी बेड़ी के नायक जो थे नेल्सन, या तो बुरी तरह पराजित होना पड़ा। ठीक, पूरी तरह से पराजित होता कौन, नेपोलियन, पहली बार नेपोलियन। इसका कॉन्टिनेंटल थ्योरी बड़ा ही बेकार था। 1813 में क्या होता है, नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया गया और उसे बंदी बना करके कहां पर, एल्बा टापू पर भेज दिया गया। ठीक, उसे लिपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया गया और उसे कहां पर, एल्बा टापू पर भेज दिया। जब एल्बा टापू पर भेज दिया गया, उसे हराने के बाद फिर से ब्रिटेन का जो एल्बा टापू पर भेजा गया, तो फिर से वहां से भाग गया। फिर से क्या हुआ, ये भाग गया और भागने के बाद मतलब फरार हो गया एल्बा टापू से। नेपोलियन बड़े ही नाटकीय ढंग से फरार होता है और फिर से ब्रिटेन का सम्राट बन जाता है। ठीक, फिर से ब्रांड का क्या हो जाता है, सम्राट बन जाता है। फिर से अगेन सम्राट बन जाता है, ध्यान रखिएगा। और फिर से सम्राट बन गया और अंततः लास्ट वाला जो बैटल होता है सेना में, नेपोलियन को 18 जून 1815 में, कौन सा युद्ध, वाटरलू का युद्ध। ये बार बार पूछा जाता है, कौन सा युद्ध, वाटरलू का युद्ध पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटरलू का युद्ध में पराजित कर इसे बंदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया और सेंट हेलेना आइलैंड पर उसे भेज दिया गया। 1821 में उसकी वहीं पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है अल्टीमेटली। ठीक, तो द बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू का युद्ध होता है जून 18 1815 में वाटरलू का युद्ध हो जाता है। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब याद आ रहा वाटरलू का युद्ध। हाँ, तो देखो कभी कभी क्या होता है, जो चीज आप नहीं सुने होते, इसीलिए शुक्र मनाओ कि ज्यादा सवाल रहते ही नहीं, लगभग नहीं के बराबर रहते, लगभग नहीं के बराबर रहते हैं। ठीक, लगभग नहीं के बराबर रहते हैं। ठीक, क्लियर।
ठीक, यहां तक क्लियर, वाटरलू का युद्ध। चलिए और बात कर लेते हैं। नेपोलियन को लिटिल कारपोल के नाम से जाना जाता है, लिटिल कारपोल। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? रूस पर आक्रमण। अगर रूस पर आक्रमण नहीं करता नेपोलियन, जो सबसे बड़ा भूल माना जाता है, तो उसे रसिया पर अटैक नहीं करना चाहिए था। अगर रसिया पर अटैक करता, ठीक, रसिया पर अटैक करता तो कहानी खत्म हो जाती है। रूस पर अटैक किया नहीं उसने। ठीक सर, किस किस टॉपिक का? कोई डेट नहीं याद करना यहां पर। अभी यहां पर आपको केवल कौन सी क्रांति, कौन से डेट को ही बस उतना याद कर लेना, ज्यादा बहुत मन कर रहा था। इंग्लैंड के वाणिज्यीकरण और व्यापार के बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने क्या किया था? जो इंग्लैंड था, क्या सुनना, इंग्लैंड में क्या करता है? इंग्लैंड को कहता है कि भाई कोई भी विश्व का देश उससे व्यापार ना करे। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी वाणिज्य ना हो, उसका बहिष्कार कर रहा था, बायकॉट कर रहा था। और यही बायकॉट कहीं ना कहीं, यही बायकॉट बाद में इसके पतन का कारण बनती है। तो रूस पर आक्रमण करना और महाद्वीपी जो एकदम किनारे करना चाहता, लेकिन खुद ही नेपोलियन वहां से चीजों को परचेज करता है। तो ये दोनों आपके पतन के कारणों में से। लिटिल कारपोल कहते थे किसको? नेपोलियन को। ठीक है। वियना कांग्रेस समझौते के तहत यूरोप के सभी राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और फ्रांस के जितने भी अच्छे अच्छे क्षेत्र थे वो सब ले लिए गए मित्र राष्ट्रों के द्वारा। वियना एग्रीमेंट कहते हैं 1815 में। वियना एग्रीमेंट कहलाता है कौन? 1815 में। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा यहां पर। एक चीज हमने बताया कि नेपोलियन की मृत्यु कहां पर हुई? तो सेंट हेलेना आइलैंड पर इसकी डेथ होती है। 2 पॉइंट, वाटरलू के युद्ध में, वाटरलू का युद्ध और सेंट हेलेना आइलैंड, ये 2 चीजें होती हैं, 2 चीजें होती हैं। तो दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये सब क्रांति आपकी थी कौन? रूस की, कौन सी? फ्रांस की क्रांति। अब आपको जो सवाल पूछना हो पूछिए, जो भी सवाल पूछना पूछ लीजिए अब। ठीक है, पूछिए अब क्या क्या पूछना है आपको। ठीक, अब आप लोग पूछ सकते हैं जो जो आपको पूछने की इच्छा है। ठीक, हाँ, चलिए। हाँ, एक कोई आला उदल वाला कह रहा था, वो बाय मिस्टेक हमने परमार्दी देव को मार्क करके भी हमने पृथ्वीराज चौहान कह दिया है। उसके विजेता परमार्दी देव होंगे। ठीक है, उसको ठीक कर लेना है। महोबा के युद्ध के विजेता परमार्दी होंगे। ठीक है, और बताओ। उसका जो कोई बच्चा पूछ रहा था तो उसका मेरे ध्यान में आ गया था। मुझे लगा कि मैंने पृथ्वीराज चौहान, बाय मिस्टेक पृथ्वीराज कह दिया उसको, उसको ठीक कर लेना है। ठीक, चलिए और बताएं। सर, जो टॉपिक पहले हो चुका उसमें कौन कौन से टॉपिक से डेट याद करना है? ठीक है, डेट आपको मॉडर्न हिस्ट्री के जितना याद हो पाए उतना याद करें। ठीक, सर मेरा एग्जाम कुछ दिन पहले एंड हुआ है, क्या पढ़े सर जी? हिस्ट्री की माउंटेन जैसा लग रहा है। तो देखो बेटा, अभी आपके पास टाइम है, पूरा फरवरी पड़ा है, पूरा मार्च पड़ा है, ठीक, पूरा अप्रैल है। 3 महीने, 3 महीने इनफ होते हैं। अभी आप पूरा पढ़ें, सबसे बेटर आपके लिए ही होगा। सर, इंडिया की सारी कैपिटल लिख दीजिए स्टार्टिंग से। इंडिया की कोई कैपिटल नहीं होती, हम राजगृह से शुरू करते हैं। हम लोग पहले राजगृह बनाते हैं, फिर पाटलिपुत्र आती है, फिर वो बदलती रहती है। ठीक, तो पहले राजगृह से शुरू करते हैं। सबसे पहले राजगृह बनती है, पाटलिपुत्र की राजधानी। फिर उस राजगृह से हो जाएगा कौन आपका? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बाद आओगे तो बदलता रहता है। पाटलिपुत्र के बाद फिर वैशाली चला जाता है, फिर पाटलिपुत्र आ जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे वंश लिखाया मैंने आपको, उस तरह से आपको कर लेना है। ठीक, क्योंकि किसी एक तरह से क्रम नहीं पूछेगा कि भारत की राजधानी कौन कौन सी थी। ठीक,
ठीक, एनडीए का कोर्स एनडीए के लिए होता है ग्रुप, और इसका क्या लॉजिक है? हाँ फेल हो गया था बेटा, शिमला में जो सम्मेलन होना था वो फेल हो गया था। साइंस स्ट्रीम का वीक होता है, ये आपकी समस्या है, ये आप सोच रहे हो साइंस वालों का वीक होता है, ये आपकी सोच है बेटा। आपके साथ जितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं मोस्टली साइंस वाले ही हैं, तो उनका तो वीक नहीं है, उनसे एक सवाल पूछा जाता है वो आंसर दे देते हैं। ठीक, वो आपके ऊपर मैटर करता है, आप उसको कितने ढंग से पढ़ते हो मैटर ये करता है। ठीक, और बताएं। और कोई सवाल किसी का? चलिए, आज आप लोगों के डाउट ही ले रहे हैं, इसलिए तो डाउट सेशन के लिए बैठे हैं। हाँ, साइंस वालों का सब कुछ स्ट्रांग। देखो शिवम से सीखो, कितना पॉजिटिव बातें करते हैं। हाँ, सभी सभी एग्जाम में काम देगी, आप कोई भी देख लीजिए, सभी एग्जाम में काम देगी, ठीक है, सभी एग्जाम में। और बताइए। चलो यहाँ हालांकि कहानी मत सुनाओ। नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ है, अभी नहीं खत्म हुआ है, ठीक है, अभी एक दो क्रांति और चलेगी, उसके बाद खत्म ही रहेगा, इस हफ्ते आपका खत्म हो जाएगा। नो डाउट सर, नो डाउट। हाँ देखो, असलम खान ने बढ़िया लिखा कि इफ योर हिस्ट्री इज वीक मीन्स यू हैव नॉट बीन स्पेंडिंग मच टाइम ऑन हिस्ट्री। बिल्कुल कर सकते हो, ठीक। मजाक परी नहीं है, महक परी है बेटा, महक परी, ठीक है, महक परी है। अवध की बेगम हजरत महल थी, महक परी, ठीक है। हाँ देखो आंसर आ गया, सम्राट अंकित ने बता दिया बेगम हजरत महल। और बताओ। कुछ नहीं होता है बेटा, वर्टिकल होता है एक, सब जगह हिस्ट्री जो है वही काम करेगी, हिस्ट्री नहीं बदलती है, चाहे आप एनडीए दीजिए, सीडीएस दीजिए, सीएपीएफ दीजिए, एफकैट दीजिए, जो मर्जी दीजिए। इतना इतिहास बढ़ा दिया कि यूपीपीसीएस का पेपर लगा करके लिख के बैठ के सॉल्व करना। हम बहुत बढ़िया, मोहम्मद तारिक, वेरी गुड बच्चे, पास हुए हैं, हिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी हो गई है, ये ठीक है। शिवम क्या जानना चाहते हो, लास्ट टाइम में फुल एक्सप्लेन करेंगे, क्या जानना चाहते हो बताओ, एक बार बता दो क्या जानना चाहते हो, बता दें। यस सर, बहुत बढ़िया। सर बाबर आया था तो भारत में का राजा कौन था? भारत का राजा कोई नहीं होता सुहेल। जब बाबर आया था जो है दिल्ली में सुल्तान होते, तो सेंट्रल रूप से दिल्ली सल्तनत था, ठीक है, सेंट्रल रूप से दिल्ली सल्तनत था, सेंट्रल रूप से दिल्ली सल्तनत था, ठीक, सेंट्रल रूप से क्या था, दिल्ली सल्तनत था। दिल्ली सल्तनत में कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोदी हो जाएगा, और पानीपत का वही प्रथम युद्ध होगा। तो किसी एक राजा, डायनेस्टी के टाइम की बात करते हैं। इमाम महक परी नहीं जानते हो? महक परी कहाँ की थी? अवध की जो है लखनऊ की बेगम हजरत महल थी, नेपाल चली जाती हैं। दरबारे हाजिब, श्रेया दरबारे हाजिब नाम से ही फेमस है दरबार, तो उसमें कुछ बता ही नहीं है, तो बताओ, नाम से ही फेमस है तो उसको लिखने की क्या ही जरूरत है। हाँ, हिजाब अलग होता है, हिजाब अलग होता है बेटा, हिजाब अलग होता है, हाजिब अलग होता है। हाँ देखो, बहुत बढ़िया नवीन, यूपीआरओ यारो का सारा क्वेश्चन मैंने बोला ना, आप लोग कोई भी क्वेश्चन लगाओ, कोई भी भारत का एग्जाम देने जाओ, कोई भी, वो आप आराम से कर लोगे। हिजाब, हाँ महिलाओं का पोशाक होता है हिजाब बेटा, पहनती हैं, ड्रेस पहनती हैं, हिजाब पहनती हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू टू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।